अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज हम आपसे फिर बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं। तो जहाँ पर बात आती है अगेन हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड होती हैं। तो आज हम बात करेंगे बोन्स पर और जानेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें कि किन किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना चाहिए जिससे हम छोटी उम्र से ही अपने बोन्स का, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रेहाना शाह जो आर्थोपेडिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हम जो बात जानना चाह रहे हैं अगेन बोन्स की। बोन्स जो हैं वो कहते हैं कि बड़ी उम्र में आके कैल्शियम भी खाएं, विटामिन डी भी खाएं, सब कुछ आप बाद में खाना शुरू करते हैं, लेकिन जो यंग एज से ख्याल रखना होता है उसको भूल जाते हैं। अच्छा, और ये भी बताइएगा ज़रूर कि कैल्शियम की कमी की वजह जो होती है उससे वज़न में कितना अफेक्ट पड़ता है, मतलब ज़्यादती भी हो तो भी इफेक्ट पड़ेगा और कमी हो तो भी कितना अफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ें बताएं। चल देखिए, होता ये है कि वो जो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आप यंग एज से ही अपनी बोन्स का टेक केयर करेंगे, क्योंकि उमूमन ये होता है कि यंग फीमेल्स को इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी का निज़ाम ऐसा होता है कि वो कवर अप होता जाता है। उस वक्त तो बोन्स जो होती हैं कुदरती तौर पे वो कैल्शियम से फिल्ड होती हैं, विटामिन डी इनफ ऑलरेडी इतना होता है कि वो ड्यूरिंग यंग एज जो है उसकी कमी इतनी पता नहीं चल पाती। अच्छा, तो लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर उसके जो मुज़िर असरात हैं, अगर उस कमी को नहीं पूरा किया गया तो वो फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, और अगर इस स्टेज पे भी नहीं कवर किया जाए तो फिर फ्रैक्चर्स वगैरह का भी अंदेशा होता है। लेकिन जो यंग एज है उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, जैसे उमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जो यंग लड़कियां हैं वो दूध अवॉइड करती हैं क्योंकि वेट का बहुत कॉन्शियस है। हाँ। तो उनके दिमाग में ये ख्याल होता है कि जी हम दूध पियेंगे तो वज़न बढ़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली बड़ी हैरत की बात है कि मैं देखती हूँ कि लोग बिरयानी तो बड़े शौक से खा लेते हैं प्लेट भर के, लेकिन एक गिलास दूध हमेशा ये कह के छोड़ देते हैं, नहीं जी ये तो बहुत मोटापे की मतलब जड़ है। तो आप थोड़ा बैलेंस करें। अगर आप चाहे अपना नाश्ता स्किप कर जाएं या रात का खाना थोड़ा लाइट ले लें, लेकिन डेफिनेटली अगर उसके बजाय आप एक ग्लास दूध और अपनी डाइट का पार्ट रखें, और जो कैल्शियम रिच फूड है जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि केला है, सब्जियां हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा अपनी डाइट में, मतलब सलाद है, सलाद डेफिनेटली होना चाहिए डाइट के अंदर। दोपहर के खाने में या रात के खाने में सैलड ले लें या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो लेते रहें। तो ये सब चीज़ें जो है यंग एज से ही, लेकिन इसको हैबिट बना लें। ये आपका ज़्यादा आपको हाँ, तो ये आपको ओल्ड एज में जाके भी कवर अप रखेगा। ये चीज़ आती है कि वज़न बढ़ जाना, ये क्यों अलामत होता है कि जो है कैल्शियम की कमी होती है तो भी आपका वज़न बढ़ जाता है? देखिए, होता ये है कि उमूमन जो मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि जो देखने में बहुत हैवी बिल्ट ख़वातीन होती हैं या इवन मर्द होते हैं, तो आप यकीन करें हम तो ऑपरेट करते हैं ना, तो हम तो अंदर का भी हाल देखते हैं, तो उनकी हड्डियां जो होती हैं बड़ी कमज़ोर होती हैं। उमूमन मैंने यही देखा है कि ऑपरेशन के दौरान भी कि जो बज़ाहिर बहुत मोटे या तगड़े लोग नज़र आ रहे होते हैं, तो जब हम ऑपरेट करते हैं तो अंदर से हड्डियां उनकी इतनी पतली पतली सी होती हैं और भुरभुरी भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो थिन एंड लीन लोग होते हैं। हाँ। तो उनकी हड्डियां ना सिर्फ ये कि मजबूत होती हैं बल्कि मतलब देखने में भी बड़ी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, तो जो जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना आपकी हड्डियों पे लोड पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा स्केलेटन है या जो हमारा बॉडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप समझ लें, या बॉडी की जो बिल्डिंग है, जब आप कोई बिल्डिंग की तामीर करते हैं तो पहले सरियों से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, फिर आप उस पर सीमेंट और ये सब डालते हैं। तो जो हमारे स्केलेटन है ना, वो समझे सरिये हैं, वो स्टील है या वो लोहा है जो जिसपे कि बाकी इमारत की तामीर होती है। तो जितना वो लोहा स्ट्रांग होगा, जितना वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी जो बाहर का, जब आप उसको सीमेंट डालेंगे, बजरी डालेंगे, तो उतनी वो बिल्डिंग मजबूत होगी। लेकिन अगर आपका सरिया ही कमज़ोर होगा तो आप कितनी बाहर से लिपापोती कर लें, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है ना तो वो बॉडी पूरी वीक रहेगी। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि अगर बोन्स स्ट्रांग होंगी, और बोन्स स्ट्रांग किससे होती हैं? कैल्शियम है, विटामिन डी है, फास्फोरस है, और ये एजिंग प्रोसेस जो होता है इनको कमज़ोर करता चला जाता है। सही, और ख़वातीन के हवाले से जो हम बार बार कहते हैं उसमें यह है कि उनका जो हार्मोनल निज़ाम है या उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बहुत मतलब रिलेटेड होता है। हाँ, अच्छा। इसीलिए मर्दों में मैंने बताया था कि ओल्ड एज में जाके भी हड्डियों में उमूमन बहुत लेट तकलीफ शुरू होती है, लेकिन ख़वातीन में जल्दी 40, 42, 45, क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उनका
जो कैल्शियम का या बोन का है वो इंटर रिलेटेड है। अच्छा, जिनकी डाइट बड़ी अच्छी हो कैल्शियम के हिसाब से, तो ऐसा होता है कि जब बोन्स मजबूत हो रही हो, देखने में लड़कियां बड़ी पतली दुबली होती हैं, लेकिन जब बोन्स मजबूत हो रही हो या ताकतवर हो रही हो तो उनका वजन भी बढ़ता है? हाँ, ओवर अगर आप देखिए हर चीज़ का जो होता है ना, वो अगर आप ओवरडोज करेंगे, ओवरडोज ना करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप लें। ठीक है। मतलब अंडरडोज भी बुरा होता है, ओवरडोज भी बुरा होता है। लेकिन जो कैल्शियम जब आप ज़्यादा अपनी डाइट में लेना शुरू कर देते हैं, या विटामिन डी के एक्स्ट्रा भी आप लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उससे भी आपको मतलब वेट का तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वेट अगर आपका वेट बढ़ रहा है और कैल्शियम कम है तो हड्डियां डेफिनेटली कमज़ोर होंगी, और उसमें क्या होगा कि जो मोटापा होता है उसकी वजह से हड्डियों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हड्डियों का शेप भी चेंज होने लगता है, डिफॉर्मिटी भी आने लगती है। ख़ासतौर पे जैसे जो ये घुटने के जोड़ होते हैं, इसके ऊपर जो होता है सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। अच्छा। मतलब कैल्शियम की कमी का, और उसकी वजह से वो हड्डियां जो हैं वो न सिर्फ ये कि मुड़ना शुरू हो जाती हैं बल्कि फैलना भी शुरू हो जाती हैं। मतलब समझें कि वो आउट ऑफ शेप हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि वज़न बढ़ रहा है। ठीक है। और जो घुटना है वो खासतौर पे उसका शेप बाहर की तरफ निकल आने लगता है, क्योंकि हड्डियां जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि भुरभुरी भी हो जाती हैं और थोड़ी जैसे कहना चाहिए आउट ऑफ शेप हो जाती है, डिफॉर्मिटी होने लगती है। भुरभुरी हो रही है या फैल रही है तो इससे भी वजन बढ़ेगा? डेफिनेटली, इससे भी मतलब आदमी देखने में चौड़ा लगेगा या मोटा लगेगा। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि जो जितना थिन एंड लीन होगा और बोन मास स्ट्रांग हो, ठीक है, वो असल चीज़ होती है। और जितना ओवरवेट होगा या उतनी हड्डियां कमज़ोर होंगी। ठीक है। मतलब अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट और बोन्स का आपस में। दूध तकरीबन कितने ग्लास पीना चाहिए दिन में? और स्पेशली हम टॉक अबाउट जो एज में बड़ी हो, जो यंग एज के चले वो तो पिए, ठीक है, उनका समझ आता है। बड़ी एज में जो जाते हैं, बड़ी एज में डेफिनेटली देखें, अ ग्लास ऑफ मिल्क, होल बिग, जो एक एवरेज ग्लास होता है ना दूध का, यानी जिसे कहते हैं 1 पाव समझ लें आप अंदाजे से, 1 पाव दूध यानी 1 ग्लास अगर आप रफली पीते हैं डेली, तो दैट्स क्योंकि तकरीबन आपको जो होता है वो 1200-1500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, तो वो इनफ आपकी डाइट में सपोर्ट मिल जाता है आपको। ठीक है। और लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स जो है उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अच्छा, मतलब ये भी ख्याल रखना हाँ, होता है। ड्यूरिंग अच्छा, जो लैक्टेशन। वर्किंग वुमेन है उनके हिसाब से भी ये बताएं कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या उनकी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए? देखिए, जो हमारे यहाँ की वर्किंग वुमेन्स हैं उनका थोड़ा सा रूटीन मैं देखती हूँ बड़ा ऑफ होता है। एक तो हम लोगों में चाय पीने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, जो मुझ में भी है। हाँ, मतलब एक मतलब हमारा एक किसी भी ऑफिस वगैरह में आप चले जाएं तो वो एक तरह का ब्रेक लेने का तरीका यही होता है कि भाई आप एक चाय का कप पी लें। चाय में जो होता है ना कैफीन होता है, कैफीन बहुत ज़्यादा, वो आपको टेम्पररी तो स्टिमुलेट करता है, क्योंकि हम जब चाय लेते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है खासतौर पे वर्किंग इन्वायरमेंट में कि हाँ एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा दोबारा फॉर्म में एंजॉय करने के लिए पीती हूँ। हाँ, थोड़ा ब्रेक का साथ होता है ना कि रिफ्रेशिंग हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चाय जो होती है ना वो भी आपकी कितनी पीनी चाहिए? कुछ मेरा तो ख्याल है मैक्सिमम जो है आप 3 कप से ज़्यादा नहीं पीते। इतना तो जैसे एक सुबह, एक दोपहर और एक अगर लेट इवनिंग में आप ले लें। हाँ, तो वो क्योंकि कैफीन, देखिए इसी तरह जो स्मोकर्स होते हैं उनका भी यही होता है कि वो जब वो स्मोक करते हैं वो निकोटीन होता है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि बस स्मोक करने से हमारा ब्रेन फ्रेश हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। वो टेम्पररी तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके जो होता है ना वो फिर डिप्रेसिंग हो जाता है। अच्छा। तो जहाँ तक वर्किंग वुमेन की आपने डाइट का पूछा, तो मैं यही कहूँगी कि वर्किंग वुमेन को चाहिए कि वो नाश्ता जरूर करें। हम लोगों में एक टेंडेंसी होती है, मैं दूसरों को कह रही हूँ, मैं खुद भी यही करती हूँ, हम सब ऐसे ही करते हैं। कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद को पता, लेकिन वाकई ये गलत बात है। अगर आप नाश्ता अच्छा करके निकलेंगे तो आप लंच स्किप कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप नाश्ता सही नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली भूख लगेगी 11, 12, 1 बजे। तो अगर वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे का मुकाबला जो है वो कहते हैं नाश्ते की टेबल पे करना चाहिए। अच्छा, बड़े बूढ़े कहते हैं अगर आपका नाश्ता हैवी होगा तो आप जो है ना लंच स्किप कर जाएं, फिर लाइट इवनिंग का जो मील है, रात का मील, वो आप सफ़र जो है वो लाइट ले लें। लेकिन नाश्ता हमेशा अच्छा करना चाहिए, जैसे उसमें 1 गिलास दूध ले लें या एक छोटा सा, मतलब उम्मूमन मैंने देखा लोग पापा चाय लेके निकल जाते हैं, या ब्रेड का 1 पीस ले लिया, या हाफ बॉइल्ड एग ले लिया, या 1 गिलास ऑरेंज जूस ले लिया। नहीं, नाश्ता आप स्ट्रॉन्ग करें। जितना आप अच्छा नाश्ता करेंगे आप यकीन करें आप खुद फील करेंगे कि आप लंच आराम से स्किप कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो उन ख़वातीन को भी एक्चुअली ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट की, और वो वहाँ पर जो है हेल्दी खाना नहीं खाती हैं, जो बाहर ख़वातीन जा रही होती हैं। अच्छा, भूख भी लगती है तो वो प्रॉपर खाना, जैसे हम लोग फिर ये स्नैक्स वगैरह पे आ जाते हैं ना, समोसे खा लिए, पेटीज खा लिए, या ये जिसकी कोई हेल्थ के नहीं, बल्कि वो डेंजरस होता है, और क्योंकि उसमें ग्रीसी बहुत होता है ये सब फूड जो है, तो उससे तो बेहतर है कि आप हल्का सा जो है ना वो सैलड का एक बॉल ले लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है।
और पानी बेतहाशा पिए, पानी खासतौर पर जो वर्किंग वुमेन जो कि घर से बाहर रहती हैं, और तो जितना वो पानी पिएंगी ना, तो वो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो बॉडी का जो लॉस हो रहा होता है ना, इनसेंसिबल लॉस हो रहा होता है, जिसमें आपको पता नहीं होता है कि ख़ासतौर पे हमारे यहाँ का वेदर आजकल जो अब वेदर शुरू हो गया और जो चलेगा जून जुलाई में, तो उसमें जो होता है ना इनसेंसिबल लॉस हो रहा होता है। तो उसके लिए पानी कोई भी लिक्विड फॉर्म ले लें, लेकिन प्लीज़ कोलाज वगैरह अवॉइड करें। सिंपल जो जूसेस बहुत अच्छे होते हैं, जूसेस ले लें, या जो कोल्ड ड्रिंक्स वैसे वाले होते हैं, शरबत जिसमें होता है वो पी ले, बहुत ठंडा करना, हालांकि शुगर होती है लेकिन इतनी नहीं होती। हाँ, लेकिन जो ये जो कोलाज होते हैं ना, इसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को भी आप आदत डालें, तो उनको लस्सी की आदत डाल दें जहाँ गर्मियाँ हैं। हाँ। और दूध ऐसा हो जो गर्म दूध होता है, अगर सर्दियों के टाइम में, तो मतलब दूध और उस पर जो अगर कहते हैं ना कि बच्चे को शुरू से जो टेस्ट आप देंगे उसी को एंजॉय करेगा। आप ड्रिंक्स का टेस्ट देंगे तो वो उसी को एंजॉय करेंगे, आप उसे दूध पिलाएंगे तो वो उसी को एंजॉय करेंगे। तो ये बच्चे मतलब आदत, आपकी आदत है, जैसे हम लोगों को हो जाता है ना, चाय की आदत है, तो अब आप दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा है, लेकिन नींद में भी लोग सोते हुए मैं अक्सर देखती हूँ, रात को सोने जा रहे हैं, कहते हैं भाई एक कप चाय हो जाए। हालांकि पता है कि उसके बाद सोना है, लेकिन ये है कि वो एक एडिक्शन सा हो जाता है। तो इन चीज़ों का एडिक्शन, या जैसे सिगरेट का होता है, ये भी एक एडिक्शन है कि आदमी इनवॉलंटरली जो है ना अवॉइड नहीं कर पाता। तो अगर आप अच्छी डाइट का अपने आप को बल्कि एडिक्ट कर लें, जिसमें जैसे मैंने बताया ना, सुबह नाश्ते में अंडा अगर ले लें, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम है तो एग योक को अवॉइड करें, लेकिन वाइटनिंग जो होता है ना वो प्रोटीन होता है। एग योक सर पे लगा लें और बाकी खा लें। चलिए अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रेहाना शाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और अब थोड़ी सी बात करेंगे सर्जरी की भी, कि अक्सर ये होता है कि ओल्ड एज में आने के बाद सर्जरीज होना मस्ट हो जाता है, लेकिन ख़वातीन बहुत डरती हैं। एक तो महंगा भी बहुत है, ऊपर से खौफज़दा भी बहुत होते हैं कि पता नहीं हड्डी के साथ अब क्या हो, एक चीज़ हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी और हिसाब से कुछ बताएं कि क्या क्या नया आया हुआ है, ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हासिल हो। देखिए, हमारी यहाँ अमूमन औरतें ख़ास तौर पे जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं और बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आती हैं, और उनको थोड़ा सा एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि कुछ मतलब सुनी सुनाई बातें भी बहुत होती हैं कि फ़लाँ का ऑपरेशन ख़राब हो गया, फ़लाँ के जोड़ से में ये हुआ, तो फिर उसकी और तो थोड़ा सा एक तो उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर पे। और ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उनसे इतनी अच्छी तरह बात करें, उन्हें कन्विंस करें, उन्हें ऐसे पेशेंट्स दिखाए जो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं, तो उससे मतलब मान जाते हैं लोग। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सफ़र ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह पेन टॉलरेंस बहुत है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। आप देखिए, मैंने वहाँ भी काम किया है, स्टेट्स में भी, वहाँ आप यकीन करें ज़रा सी तकलीफ होती है लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, और फिर वो मतलब डॉक्टर से मतलब उमूमन फर्स्ट स्टेज में ही वो कवर हो जाता है। तो वो तो लेट स्टेज वहाँ के डॉक्टर्स तो देख ही नहीं पाते कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, लेट स्टेजेस क्या होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि लोग जो है ना पहले तो घरेलू मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, फिर सुनी सुनाई बातों पे, फिर टोटके और ये सब कर करा के फाइनली जब बिल्कुल ही वो ऑलमोस्ट यानी व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं या माजूरी की नौबत आ जाती है, तो फिर उसके बाद वो कंसल्ट करते हैं किसी कंसल्टेंट या मतलब हाई लेवल पे सर्जन से। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक ना इतना ना बढ़ाएं, क्योंकि उसके बाद जो है ना सर्जरी के भी फिर सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो जहाँ तक ये घुटनों के जोड़ का ताल्लुक है, तो ये एज के साथ साथ और ओवरवेट या डायबिटिक लोगों में इसके प्रॉब्लम्स बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तो फीमेल्स में है ही नंबर 1 इसका रीज़न। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका जोड़ ख़राब हो गया है और दवाओं से या फिजियोथेरेपी से या कैल्शियम की ड्रिप से या फिर जो भी इंजेक्शंस वगैरह लगाने के बावजूद रिलीफ नहीं हो रहा, और आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है एक्सरे देख के कि भाई जोड़ इतना ख़राब हो चुका है या जोड़ का शेप ही बिल्कुल वायरस में या वेलगस में चला गया, इतना ज़्यादा ख़राब है कि और आपको खुद इतनी तकलीफ़ है कि चलना फिरना दूबर हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर के मशवरे से जो जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम जो डिजीज्ड बोन होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हड्डी घिस जाती है, जहाँ जोड़ बनता है तो ऊपर की और नीचे की जो हड्डी आपस में रगड़ खा खा के इतनी घिस जाती है और जॉइंट में स्पेस इतनी कम हो जाती है कि वो तकलीफ देने लगती है। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि वो हिस्सा हम काट के हड्डी का वो पोर्शन, डिजीज पोर्शन निकाल के उसकी जगह समझे स्टील का जिसे कहते हैं ना फर्मा सा, वो फिट कर देते हैं। तो ऊपर नीचे स्टील
होता है और बीच में प्लास्टिक का एक उससे समझे ये कप कि वो होता फर्क पड़ है, जाता तो हाँ वो फ्रिक्शन भी नहीं होता, और वो प्लास्टिक का कप जो होता है वो रगड़ को भी अवॉइड अच्छा, वो भी करता है बेहतर। और बहुत कंफर्टेबल हो अच्छा, जाता है what about पेशेंट। जो हिप बोन का भी ऑपरेशन, वो एक जमाने तक है बस हिप बोन टूट गई तो गए। नहीं नहीं, हिप बोन का ऐसा नहीं है। हिप बोन के तो अब बड़े मतलब बहुत अरसे से, लेकिन अब पाकिस्तान में तो खैर है डेफिनेटली कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है हिप बोन का तो वो फिर एक्सरे देख के आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसी में स्टील की प्लेट लगा दी जाती है, जिसको हमारी मेडिकल टर्म में DHS कहा जाता है, और वो फिर प्लेट को बाद में निकाल भी दिया जाता है और हड्डी जुड़ जाती है। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो गोला जो होता है, जो कूल्हे की हड्डी का जो गोला होता है, वो हड्डी अगर ऐसी जगह से टूटे कि वो गोला वायबल नहीं रहता, मतलब वो बाद में गोला जो होता है खुश्क हो जाता है या सूख जाता है या छोटा हो जाता है, तो फिर उसको निकाल के उसकी जगह भी आर्टिफिशियल स्टील का गोला लगा दिया जाता है। और बाद दफ़ा तो कप भी बदल दिया जाता है, जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और अब तो बहुत अच्छे लेटेस्ट इतने मतलब आ गए हैं कि हार्डली आधा पौन घंटे का ऑपरेशन होता है। और पहले तो हम लोग सीमेंट वगैरह भी लगाते थे, अब तो सीमेंटलेस केस आ गए। मतलब इन गुड हैंड्स में आपको बताऊं इतना अच्छा रिजल्ट है टोटल हिप रिप्लेसमेंट का भी और टोटल नी रिप्लेसमेंट का भी। तो प्लीज़ इससे ना डरें, बट बस ये है कि अगर इफ़ यू हैव रीच्ड गुड पीपल, अच्छे सर्जन के साथ, गुड हैंड्स में, अच्छे इक्विपमेंट के साथ हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये एक्सपेंसिव बड़ी हो जाती है। हाँ, ये डेफिनेटली एक बात है कि ये जोड़ जो होते हैं, क्योंकि पहले तो हम जो सिस्टम यूज़ करते थे वो सारा फॉरेन का होता था, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह से आते थे एओ टेक्निक, वो एक्सपेंसिव पड़ता है, वो तो लाखों में, सिर्फ मेटल ही लाखों में आता है। लेकिन अब ये है कि चूँकि हर चीज़ चाइना की है, इस दफ़ा हम लोग चाइना का ले लेंगे। चाइना का भी मतलब लोग ऐसे बात मतलब कर रहे थे कि चाइना का मतलब कितनी उन्होंने फैसिलिटी दे दी। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि एटलीस्ट जैसे कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात, ये तो मैं कहूँगी कि कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते। जाहिर है एक लाख का जोड़ है और एक 10-12 हज़ार में आपको मिल जाए, लेकिन ये मैं कहूँगी कि वाकई इसकी वजह से हमें ये फैसिलिटी हो गई है कि मरीज को बहुत आराम आ जाता है। मतलब ये तकलीफ से आराम आ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई मतलब बहुत ख़राब होते हैं, ख़राब नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। लेकिन हाँ, आप मुकाबला ज़ाहिर है ओरिजिनल होता है, लेकिन इससे ये है कि बहुत फ़ायदा होता है। इवन स्टील के घुटने के भी चाइना के हैं, ब्राज़ील के हैं, इवन इंडिया से भी आते हैं। अब पाकिस्तान में भी लाहौर में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बस वो फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता। शुरू में तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जाके जो है ना वो क्वालिटी नहीं रहती। चीज़ में क्वालिटी कंट्रोल है, बड़ी ज़्यादा सख्ती। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको कि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, इवन वेस्टर्न और अमेरिका, वहाँ पे ये सब मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। वो तो सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से वो लोग कवर होते हैं, और जो जिन लोगों के पास खुदा ना खास्ता है अमेरिका में इंश्योरेंस नहीं होती, आप उनसे पूछें, वो बहुत सफ़र करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन डॉक्टर्स को दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ तो इंश्योरेंस होना मस्ट है। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ फिर भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ी नेमत है कि मतलब हमारे पे डॉक्टर्स खुद बहुत बड़ी नेमत है। आपको यकीन आएगा कि अभी हमारे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ 5 टोटल नी रिप्लेसमेंट हमने इसी साल किए हैं, और सब ज़कात से या तो अरेंज किए हैं हमने, यानी तकरीबन वो नी जो होते हैं 1 लाख का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पूरा उनका मेटल होता है, तो वो हमने या तो ज़कात से अरेंज किए हैं या कुछ ऐसे लोगों से जो मुखैर हजरात होते हैं उनसे कह के उन्होंने जो अफोर्डिंग लोग हैं उन्होंने हमें डोनेट किए हैं कि भाई आप ये मेटल ख़रीद लें, पैसे हम दे देंगे। अच्छा, तो 5 टोटल नहीं सिर्फ अब्बासी शहीद में हमने किए हैं, जबकि पेनी लेस पेशेंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा। तो फिर भी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत अच्छे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स हैं। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना सपोर्ट मिल जाए कि मेटल अगर गवर्नमेंट दे दे हमें, तो सर्जरी देखें, सर्जरी फ्री है, एनेस्थीसिया फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है। तो हाँ, तो मतलब अगर आप बाहर के मुल्कों से कंपेयर करें तो फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे मुल्क में इतना मतलब पैसे की कमी होते हुए या अफोर्ड नहीं करते हुए फिर भी फैसिलिटी दी जा रही है। एक दीन का जो तकाजा वो देखें ना कि अल्लाह ताला ने लोग खैरात से, ज़कात से, सदका से बहुत सी ऐसी चीजें हैं से हम लोगों को इतनी मेडिसिन अरेंज कर लेते हैं। ज़कात से आप यकीन करें हमारे कितने पेशेंट्स जो हैं जो ज़कात की वजह से, ये जो निज़ाम है ज़कात का, इसकी वजह से सही होके चले जाते हैं। जबकि जब वो आते हैं हमारे हॉस्पिटल में तो वो बिल्कुल कहते हैं जी 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है, उनका रहना, खाना पीना, सर्जरी, यानी खाना तक हॉस्पिटल उनको प्रोवाइड करता है। तो हर चीज़ फ्री होती है। तो आप अगर अमेरिका से, मैं कहती हूँ इवन आप कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे कोई इस तरह का फ्री वो नहीं होता। चैरिटेबल थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन जो प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये फैसिलिटी जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बाकी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि ख़वातीन को एहतियात की, तो ओल्ड एज में क्या क्या एहतियात वो करें?
देखिए, जो जैसे जैसे एज हो तो एहतियाती तदाबीर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो मैं ये कहूँगी कि बुढ़ापे का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिस्तर से लग जाएं या एक्टिविटी कम कर दें, बल्कि बुढ़ापे में, या बुढ़ापा तो कहना भी नहीं चाहिए, एजिंग के साथ जो है, एजिंग के साथ उम्र बढ़ बुढ़ापा, हाँ बुढ़ापा मतलब वो तो कहते हैं लाइफ बिगिंस एट 40, तो औरतों के लिए भी वहाँ पे जारी बात है, इंसान को समझ बूझी उसके बाद आती है ज्यादा एक्सपीरियंस। तो उसमें ये है कि एक तो आप डिप्रेस नहीं हो, ये ना, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, खासतौर पे फीमेल पॉपुलेशन में ये होता है कि ज़रा से बच्चे जवान हुए या थोड़ी उम्र होने लगी हो जाती है, तो फिर वो अमूमन ये होता है कि जी अब हमारा क्या है, अब तो आखिरी वक्त है बुढ़ापे का है, अब ये भी नहीं करना, ना डाइट का ख्याल करना, ना कपड़ों का ख्याल करना, ना अपने आप पे कोई तवज्जो देना। तो इसको ना करें, हिलजुल भी करते हैं जरा। एक तो अपने आप को एक्टिव रखें डेफिनेटली, क्योंकि हरकत में बरकत है, जितने आप एक्टिव होंगे, मोबाइल होंगे, उतना ज़्यादा जो है ना आपकी बोन्स जो हैं, मैंने समझे हमारा कुदरती निज़ाम ऐसा है कि हड्डियों को जितना ज़्यादा आप एक्टिव करेंगे, और ख़ासतौर पे जोड़ों को जितना आप मूव करेंगे ना, उतना ही आपके हक़ में बेहतर है। अच्छा, जिन ख़वातीन को आपने बताया था कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो जो है कैल्शियम की कमी स्टार्ट होने की वजह से भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो इस पे कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो उनको कराने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो टेस्ट आता है वो एक प्लेन एक्सरे तो ज़रूर करा लें अपने डॉक्टर के मशवरे से। सिंपल एक एक्सरे होता है, उसमें इतना कैल्शियम की कमी का तो नहीं पता चलता, लेकिन बोन्स का पता चल जाता है कि उसमें कोई कोने खांचे, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स वगैरह कहते हैं, उनका अंदाज़ा हो जाता है कि बोन की क्वालिटी क्या है। दूसरे जो गैप, मोहरों के दरमियान जो गैप कम हो रहा होता है, उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो प्लेन एक्सरे तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर MRI इज़ अ वेरी गुड। स्पाइन की MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नॉन इन्वेसिव होता है MRI, तो वो करवा लें। मतलब किसी भी चीज़ से ना वो ये ना करें कि उस पे सुस्ती कर लें। MRI से बहुत क्लियर हो जाती है पिक्चर कि कोई रक्त तो नहीं दब रही है, या बोन की क्वालिटी क्या है, या खुदा ना खास्ता कोई मांस तो नहीं है अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें। स्पाइन के लिए MRI से अच्छी, मतलब बेस्ट डायग्नोसिस उससे हो जाती है। डॉक्टर्स को बहुत सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, फैशन शोज़, फैशन इवेंट्स, तो बहुत सारी और चीज़ें। तो मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी थॉमस से, जो फैशन कोऑर्डिनेटर भी हैं, फैशन इवेंट्स जो हैं वो भी हैंडल करते हैं, और साथ साथ इवेंट मैनेजर भी, और एक मैगज़ीन को भी इन्होंने संभाला हुआ है, उसके एडिटर भी है, माशाल्लाह से बहुत सारे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक ठाक है थॉमस? आई एम फाइन आसिया, आप कैसे हो? वैसे आप माशाल्लाह से एक जान, इतने काम है ना? हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारा बहुत सारा। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एक और गेस्ट जो फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, अभी रिसेंटली आई हैं फील्ड में, आपकी मुलाकात उनसे भी कराएंगे। उज़मा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, हाउ आर यू, कैसी है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, नए नए चेहरे देखने का बड़ा अच्छा लगता है, देखने के बाद कि आप लोग काम भी कर रहे हो, दैट इज़ रियली गुड। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबशरा, सेल्फ ब्रिलियंट कैटवॉक मॉडल हैं ये, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कैटवॉक मॉडल कहना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में कैटवॉक मॉडलिंग करती हैं, उनका एक लुक, उनका एक स्टाइल ही अलग होता है, और मुबशरा उनमें से एक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। कैसा लग रहा है फैशन इंडस्ट्री में अब, क्योंकि अब तो थोड़ा टाइम हो गया है। उज़मा मेरे ख्याल में भी नई नई हो, या मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा, लेकिन ये कि सिर्फ जो कैटवॉक पे मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उनका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम प्रोमिनेंट नहीं हो सकते जल्दी। तो ये कभी फील होती है ये चीज़ के हम भी जो है मतलब कि 10-10 साल लग जाते हैं तब जाके मॉडल का पता चलता है जी ये मॉडल ये है, ये मॉडल ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है। ऐसा फील होता है आप दोनों को भी या नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि बस सही है। नहीं, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि मॉडल्स क्योंकि ग्राम कर रही होती हैं, तो उनको कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। वैसे भी मेकअप करके इतना चेंज हो जाता है। अभी मेरी एक दोस्त मिली मुझको, वो कहती है मैं फलाने शो में, मैंने कहा है तुम थी? कहती है हाँ। कहती है मैंने की, तुमने देखा नहीं? मैंने कहा यार तुम लोग को मेकअप करके इतना चेंज कर देते हैं कि उसको पहचान नहीं जाते। क्यों थॉमस, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मैं सही कह यू आर सेइंग राइट कि मेकअप इतना हो जाता है कि जो असल में मॉडल है उनको
आप आम लाइफ में देखो तो आप पहचान ही नहीं सकते उनको. सही है, So ठीक they है. completely give you a different change हाँ, with the hairstyle and you know the looks and everything. और फिर कपड़े इतने मजे के होते हैं कि इंसान जो है वो पूरा ही उस वक्त खो जाता है कि ओ माय गॉड कि क्या हम कौन से फैंटेसी में आ गए. फैंटेसी में वाकई उस वक्त जो फैशन शोज है फैंटेसी लग रहे होते हैं. कैसा फील होता है रैम मॉडलिंग करते वक्त? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, एक अलग ही चार्म है रैम की ना. हाँ सही बात है. अच्छा मुबशरा, क्या अलग चार्म लगता है कि जब आप कैट वॉक कर रहे होते हो, क्या चीजें जहन में होती है? लाइव लोग बैठे हुए हैं इर्द गिर्द और आप बीच में जाते हो. जब स्टार्ट हो रही होती है एक एनर्जी आ जाती है, आप में बूस्ट आ जाता है कि नहीं कुछ करना है, डिफरेंट करना है, इससे अलग करना है, ये वाली मॉडल, ये वाली लुक्स देने हैं, ये वाला कुछ करना है बस. अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है इसके बाद? बहुत ज़्यादा. मुबशरा तो फौरन बोली बहुत ज़्यादा. आई स्टिल रिमेंबर जो मुबशरा नई आई थी, शी वाज सो शाय, और अब मैं इसको देख रही हूँ तो माशाल्लाह से शी कैन रिप्रेजेंट हरसेल्फ सो वेल, और अच्छी तरीके से बात भी करना, सब चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है. मुबशरा, तुम्हारे साथ एक वाक़या हुआ था जब तुम नई आई थी, एकदम से हमें शूज़ के साथ कुछ हुआ था या मैं उस दिन हील्स लाना भूल गई थी. हाँ. तो मैंने फ्लैट शूज़ में ही वॉक कर ली थी, तो फिर आराम से हो गई थी. नहीं कुछ एक हुआ था कि गिरने वाली थी, फिर अपने आप को हैंडल किया था. वो कराची फैशन वीक में. एग्जैक्टली. तो उसमें मैं ये कहूँगी कि इतनी नई मॉडल और इतना नया काम, तो उस वक्त बताओ तुमने हैंडल किस तरह किया? ऐसा लगा था बड़े कोई मैच्योर मॉडल है जिन्होंने आराम से हैंडल करके आगे चले. असल में हुआ ये था कि हेड रैम तो मैंने कर ली ना, जब मैं वापस जा रही थी तब मेरा जो शर्ट थी वो अटक गई मेरी हील्स के अंदर. हाँ. अब वो मैंने पकड़ के देन मैंने पोज दिया और देन एग्जैक्ट हो गई. तो फिर ये चलेगा. मैंने एकदम से मैंने कहा ओह मुबशरा क्या हो गया, फिर ऐसा ना बच गई मैं. बच गई. That also takes a lot of effort. वो भी बहुत एफर्ट लगता है कि आप गिरने वाले और अपने आप को संभालना, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने. You know, everybody can't do that. Everybody can't do that. सही बात है. कभी आपसे उस्मा पे वाक़या हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा वाक़या मेरे साथ बचत हो गई है तुम्हारी, है ना. अक्सर बड़े सारे लड़कियों से वाक़या होते हैं. हमारी एक बहुत श्योर मॉडल है, नाम नहीं लूँगी, उनके साथ तो हमेशा कोई ना कोई वाक़या होता है. कहती है यार मेरे साथ ही क्यों कुछ हो जाता है. हील्स टूट जाती हैं, हील्स टूट जाती हैं, ये चप्पलें चलते चलते चप्पल निकल जाती है सिंड्रेला की तरह, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. रेचल का आई थिंक हुआ था बीच में एक, है ना, उसकी हील टूट गई थी, पर वो एक हील के साथ पूरा उसने जो है रैंप को मुकम्मल किया, और बगैर किसी हेजिटेशन के, बल्कि उसके लिए ज़्यादा क्लैपिंग भी फिर हुई थी. ये बात आई स्टिल रिमेंबर. अच्छा, ड्रामों में आने का कभी कोई शौक हुआ या नहीं हुआ? शौक तो खैर टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें. अच्छा, टाइम वेस्ट होता है, हर कोई ये कहता है टाइम वेस्ट, लेकिन पॉपुलैरिटी भी वैसी मिलती है फिर. हाँ, ड्रामों की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको जो है फिर रैंप पे इतनी ज़बरदस्ती मिलती है. लेकिन नादिया हुसैन भी अब आ गई ड्रामों में, ठीक है, मैंने ड्रामे किए. हाँ, काफ़ी मॉडल्स आ रही हैं आजकल ड्रामों में. हाँ, तो वो उनको ये होता है. लेकिन इरज एक ऐसी मिसाल है कि जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को ड्रामों के, उन्होंने कहा मैं जो काम कर रही हूँ मैं इसी में ही अपने आप को सबसे ज़्यादा मॉडलिंग को ही फोकस किया. उन्होंने सिर्फ मॉडलिंग को फोकस किया. वैसे आप दोनों का इरादा है या नहीं? वैसे अब तो बहुत कमर्शलाइज हो गई ये चीज़, लोग आगे के जा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं. हाँ, ड्यूरिंग स्टडीज नहीं हो सकता, बिकॉज आप एक ही चीज़ को लेके चल सकते हैं. सही है. पढ़ने के बाद फिर एजुकेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपने भी बीए किया, उसके आगे फर्दर कुछ करने का इरादा है? फिलहाल कुछ नहीं, अभी नहीं है, बस ये कि रैंप में ये है. चलो, दैट्स रियली गुड. क्या कहोगे थॉमस नए लोगों के आने के लिए, कि नए लोग आएँ, किस तरह से आएँ, कैसे आप उनको अप्रोच करते हो? नाजिया, एक वक्त था कि आई यूज्ड टू लाइक कि मैं खुद अप्रोच करता, लेकिन नाउ पीपल अप्रोच मी. अच्छा, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ अंकल आंटी बच्चे सब मुझे अप्रोच करते हैं. दे वांट टू वर्क. ये तो और खतरनाक बात है ना. ये और खतरनाक बात है. इसमें खतरनाक मुझे अच्छा नहीं, लगता है. खतरनाक बात इसलिए कि अब तो फिर एक्सवाइजी हर कोई आएगा, फिर कहेगा जी मुझे मॉडल बनना है. नहीं, अब देखो, अब ये भी है कि आई हैव द आई टू सी पीपल ना. इट्स मी हु आई नो कि हाँ ये लड़की बन सकती है या ये लड़का बन सकता है. तो मैं हर बंदे को आई जज देम, आई सी द पोटेंशियल, तब जाके मैं उनको फिर चांस देता हूँ. अब मुझे मज़ा आता है नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में. ठीक है. एंड अभी तक कराची में ज़्यादातर जो मेल मॉडल्स हैं एंड सम ऑफ द फीमेल मॉडल्स को मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया इस मार्केट में, हु आर डूइंग वेरी गुड वर्क नाउ इन द इंडस्ट्री. तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए? कहाँ से कोई नाम है कोई स्पेसिफिक? वेल, अब्रार हैड कम टू मी, ही इज डूइंग वेरी वेल नाउडेज. एंड अली गिल ये है. फिर कुछ लड़कियाँ भी है, वो भी आई है, जैसे कि साइमा अजहर, शी डिड हर फर्स्ट वॉक ऑन माय कैफे लॉन्च. और नाउ अभी तो वो एवरीवेयर. सो यू नो देयर आर नेम्स, एंड मुझे अच्छा लगता है इनको काम करते हुए देखते हुए. इट्स नाइस. अच्छा, लोग अक्सर आते हैं हमारे पास, हमें कहते हैं जी हमें मॉडल बनना है. अब तो खैर काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके लिए आपको फेस भी चाहिए, इसके लिए आपको अपनी
फिगर को भी अच्छा रखना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड भी होना है। बोल्ड मतलब ये कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो हाई होना चाहिए। You have to face everybody. हाँ, तो कभी ऐसा कोई होता है कि लड़की कोई आई है, बड़ा शौक है मॉडलिंग का, जब वो कैमरे के आगे गए तो हाथ पाँव फूल गए? बहुत दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा। फिर कैसे हैंडल करते हो? पानी शानी पिलाते हो? पानी पिलाता हूँ, उनको रिलैक्स करता हूँ, मेक देम कंफर्टेबल विद द पीपल अराउंड, लाइक मेकअप आर्टिस्ट होता है मेरे पास, मैं फोटोग्राफर होता है, आई मेक देम कंफर्टेबल। बस ये समझे कि भाई आपका ये काम घर की पे तरह हो, जो आप कर रहे हो, जस्ट थिंक यू आर डूइंग इट एट होम। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स है, वो कहते हैं कि हमें ऐसी ही लड़की से काम करना है जो ऑलरेडी काम वाम कर रही हो, हमें टेंशन हो, हम बस क्लिक 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 करें और ख़त्म करें काम। अब ये प्रॉब्लम जो है, ये अब नई लड़कियों के लिए सारी बातें उनको सीखना भी है, ग्रूम भी होना है। इसके लिए क्या टिप्स दोगे कि लड़कियां जो हैं वो अपने आप को परफेक्ट बनाने से पहले कि वो और घबराएं, कैमरे के आगे टेंशन लें? देखो, लड़कियां और लड़कों को या एवरीबडी शुड, उनको खुद भी मेहनत करनी चाहिए ताकि फोटोग्राफर्स को या किसी को भी प्रॉब्लम ना हो उनके साथ काम करते हुए। आई हैव माई सेल्फ फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ पीपल हैड स्टॉप वर्किंग विथ मी बिकॉज कि थॉमस तो नए लोग को ले आता है और हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाता है, कुछ होता है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आज जिस लड़की के ऊपर आप शायद मेहनत करें, आप फोटोग्राफर भी अगर मेहनत करेगा तो कल शी कैन बिकम वन ऑफ द टॉप मॉडल्स। लोग कितने भाग रहे होते हैं, आप ये देखें, ठीक है ना, ये चीज़ हो रही होती है। हाँ, ठीक है, वी Iraj and all, they are like some people that I would love to work with and whom I'm working with also, but new people should get a chance. हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगे तो मज़ा आएगा ना। बिल्कुल, और उनको थोड़ा सा परफेक्ट होने के लिए भी बड़ा अच्छा का कॉन्फिडेंस लेवल खुद भी बिल्ड करना होता है। आप दोनों ने अपने आप को किस तरह कॉन्फिडेंट बनाया, किस तरह से अपनी वॉक को इम्प्रूव किया? कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही था। हाँ हाँ, तो इसलिए इस फील्ड में आ गई। बचपन से ही शौक था, बचपन से शौक। कैमरा भाई ने पकड़ना है, मैंने सामने आ जाना। मेरी भी खींचो तस्वीर, छोटी सी थी, 3-4 साल की उस वक्त से। जी, तो फिर इतना बड़े होके मालूम नहीं था, लेकिन जिद्दी थी इसलिए आ गई। अच्छा, वालों से परमिशन तो नहीं थी। ओए होए होए, सही है ना। फिर चलो अपना ये आपने हाँ, थोड़ी सी ये कि बाकी फैमिली से थोड़ा बहुत फाइट करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, मुझे जैसे लगता है हर चीज़ के लिए कहना ज़रूर होता है, भाई ये इस तरह है, हम अपने आप को इस तरह हैंडल करेंगे। मैं भी शायद इस फील्ड में जब आई थी तो मैंने भी बहुत ज़्यादा फाइट किया था, लेकिन अब जिस लेवल पर आप आ जाते हैं, जिस मकाम पर, खुद लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं। मुबशरा, कैसे ग्रूम किया अपने आप को? मैंने तो, आपको पता है कि मैं कितनी शाय थी। हाँ, बहुत ज़्यादा वेरी शाय पर्सन। लेकिन ये तुमने, ये तुम्हारे अंदर ये चीज़ थी कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, जब मैं 13-14 ईयर्स की थी तो बस मैं टीवी पे जब रैम शोज देखना तो बस मुझे यही क्लिक करना कि ये मेरा वेट कर रही है। तुमने कभी सोचा था इस तरह आ जाओगी? नहीं। ओह माय गॉड, लेकिन इंसान के अंदर एक विल होती है ना, कि जो विल होती है वो कर रही है, बस ये रैम मेरी वेट कर रही है, बस मैं ये कहती थी ये मेरा वेट कर रहा है, बस मुझे यहाँ जाना है, बस यहाँ जाना है। अच्छा, वैसे तो देखा जाता है कि कैट वॉक के लिए माशाल्लाह मुबशरा की कितनी हाइट है तुम्हारी? 5'8", और आपकी? 5'6". 5'6", 5'8" अच्छी हाइट है, मतलब और लंबी हो तो और अच्छा होता है। लेकिन ये कि कैट वॉक के लिए अक्सर देखते हैं रैंप पर हर हाइट की लड़कियाँ होती हैं, तो इसके लिए कैसे मैनेज करते हो चीज़ को, कि चलने देते हो या फिर कहते हो कि नहीं एक हाइट की होने चाहिए? वैसे तो एक हाइट की होनी चाहिए, बट अब हम मजबूर है बिकॉज वी डोंट हैव, हम अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स, सो वी हैव टू यू नो एडजस्ट विद द मॉडल्स दैट वी हैव। तो हम लोग जो है वो ले लेते हैं। फिर इसी तरह भी। अच्छा, बहुत सी लड़कियां इस वक्त देख रही होंगी कि 5'10", 5'8", 5'7" आई रहा मॉडलिंग में आना चाहती है तो बिल्कुल आए। थॉमस जैसे लोग इस फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं जो काम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये है कि नए नए लोगों को अप्रोच भी करवा रहे हैं। अच्छा, कैट वॉक के लिए मदद करते हो कि उनको किस तरह से सिखाना है, किस तरह से बताना है? या उनकी हेल्प करता हूँ, उनको रिहर्सल्स करवाता हूँ, लेकिन अभी तक आई हैव नॉट किया है, लेकिन जब शोज़ होते हैं तो ऑब्वियसली रिहर्सल्स हम लोग करवाते हैं। अच्छा, जब एक शो को डेवलप कर रहे हो तो देख रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो सामने आती हैं कि फैशन शोज़ में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो एक मॉडल के लिए ज़रूरी है? एक मॉडल के लिए ज़रूरी है, आई थिंक what she has to carry, or in what way are you saying? नहीं, मतलब ये कि अपने आप को, जिस तरह एक शो है, एक शो बना रहे हैं अब, आप एक शो डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें मॉडलिंग के लिए जो होता है, जिस तरह मॉडल्स आते हैं, तो आप उनके अंदर क्या क्या चीज़ें उनको आप समझते हैं कि उनके अपने लिए ज़रूरी होती हैं कि वो उस शो तक पहुँचें? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए, प्लस अ गुड हाइट, ठीक है, एंड लुक्स, एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अ गुड मॉडल। सिफारिश होती है ज़्यादा? नहीं आती है कभी कभी सिफारिश। वो जरा सिफारिश के बारे में पूछते हैं कि वो कौन सी सिफारिश होती है। चलिए ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाएं।
ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं थॉमस, जो फैशन कोऑर्डिनेटर भी हैं, फैशन इवेंट्स भी हैंडल करते हैं। साथ ही हमारे हैं उज़मा, जो मॉडलिंग करती हैं, और हमारे साथ है मुबशरा, जो है सेल्फ मॉडल, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं। बात हो रही थी अभी कि कोई सिफारिश होती है नहीं होती कहीं पर, तो सिफारिश की बात, क्या सिफारिश होती है? बहुत सिफारिशें होती है। अच्छा, फिर कैसे करते हैं सिफारिशें? एक कान से मैं सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल लेता हूँ। ओए होए, लेकिन ज्यादती का निशाना तो वो होता है ना, जो मतलब ये मॉडल्स बन जाते हैं कि जी अब सिफारिश की उनकी लग गई है तो मैं तो अब नहीं आ सकूंगी यहाँ पर, या फिर वो उनकी साथ अच्छी दोस्ती है तो इनका पता कट जाता है। फिर नाज़िया, उसमें फिर ये प्रॉब्लम होती है ना कि इफ़ यू वांट योर शो टू बी गुड, अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करना चाह रहे हो तो फिर आप सिफारिशें सुनना बंद कर दें। हाँ ठीक है करके आप तो कई ऐसे मैंने मॉडल्स देखे हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। वो कभी तुम्हारे साथ काम किया हैवी वजन वालों के साथ? थोड़े से हाँ किया है, मुश्किल किया, मैंने खुद देखा वाला शो। और मैं इस पे कि भाई मतलब क्यों आप वजन को नहीं देखते हैं, ज़रा सा वजन को तो वजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इफ़ यू आर अ मॉडल यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। एग्जैक्टली, गो टू अ जिम। हमारे यहाँ पे आजकल देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सिर्फ वज़न ही नहीं है। आई मीन द मॉडल्स डोंट रीच ऑन टाइम एंड ऑल दैट स्टफ, ये चीज़ें हैं। सो आई डोंट लाइक टू वर्क विद दोस मॉडल्स। चाहे वो 1000 सिफारिशें भी करवाएं तो इट्स नो पॉइंट इन वर्किंग विद दोस। अच्छा, तो मैगजीन के बारे में बताओ, मैगजीन कैसे निकालने का सोचा था? मुझे हमेशा से शौक था कि मैं कोई अपना मैगजीन निकालूँ। सो आई वाज वर्किंग ऑन दिस सिंस क्वाइट सम टाइम। सो बस आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द फील्ड्स। मैंने कहा नाउ लेट्स टेक आउट अ मैगजीन आल्सो। ओह, तो फिर ये कि मैंने निकाल लिया मैगजीन एंड एवरीबॉडी लाइक्ड इट एंड ऑल। अभी 3rd इशू आने वाला है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा जो है इस वक्त काम को जो है वो आगे बढ़ा भी रहे हैं, और साथ में आई यूज्ड टू वर्क फॉर, मैं दूसरे मैगजीन्स के लिए भी काम करता था ना, तो हाँ। अब उनके लिए काम करते करते थक गया हूँ। नाउ लेट्स डू समथिंग फॉर माय ओन मैगजीन। अच्छा, ये तो नहीं होता कि आपने अपना मैगजीन निकाला तो अब आप दूसरे के मैगजीन के लिए भी काम करेंगे तो उनको जो है प्रॉब्लम होती है? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको नहीं होती प्रॉब्लम। हाँ, फिर तो सही है, फिर तो सही। माशाल्लाह से वो मुश्ताक भी सब काम कर रहे हैं, राहिल भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे और लोग हैं जो इस वक्त फैशन की फील्ड में, जाकिर भाई हैं, मतलब देयर लॉट्स ऑफ पीपल, नवेद हैं, और नेम इट, आप इतने सारे नाम ले लें। आपके जो है फैशन में बहुत सारे ऐसे जो लिख भी रहे हैं, और साथ साथ जो है फैशन कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई ना कोई आपको आगे बढ़ाने वाला हो, कोई ना कोई आपकी रीच तक पहुंच सके, क्योंकि एक मैगजीन कितना ज़्यादा जो है वो रन अराउंड करेगा चीज़ों के लिए। अच्छा, उसमें आप क्या प्लान्स है आगे के? अब जो है मॉडलिंग तो आपने करनी है, साथ साथ कुछ ये है कि सोचा है कि आगे जो है कुछ इंटरनेशनल शोज़ भी करो, या फिर ये है कि कुछ ड्रामों की तरफ भी आओ, या सिंगिंग की तरफ आओ, या किसी और फील्ड की तरफ भी आओ? सिंगिंग तो खैर गुनगुना लेती हूँ, लेकिन एज अ सिंगर नहीं मैं कर सकती। अच्छा, सिंगर नहीं, फिर मॉडलिंग की फील्ड में ही रहूँगी। अभी फिलहाल ड्रामों में भी कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो मुबशरा तो आई थिंक ड्रामों के लिए थोड़ा सा नो मी नॉट, अभी तो नहीं, बट आफ्टर योर स्टडीज, तो फिर उसके बाद फिर हाँ सही है। अच्छा, शायद मैं होस्टिंग की तरफ आ जाऊँ। हाँ, ये हो सकता है, बाय नॉट, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप दोनों, मतलब आप दोनों से सवाल है कि कभी ऐसा कोई मोमेंट आया, क्योंकि डांटें बड़ी पड़ती हैं बैक स्टेज, तो बैक स्टेज डांटें पड़ी हैं कभी, या ऑन रैम्प के रिहर्सल्स के वक्त डांटें पड़ी? कमर्शियल पे डांट पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? रोने लग गई थी। ओए नहीं, मैंने कहा आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हाँ, बस फिर रोने लग गई, उनको तरस आ गया, अच्छा चुप कर जाओ, रोने लग गई, तो कर लोगी। फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो एक तो गर्मी थी, बाहर आउटडोर था, बहुत मुश्किल से वैसे कर लिया था। ठीक है। मेरी तो बहुत डांटे पड़ी है इमरान कुरैशी से। हाँ, मैं सही नहीं करती थी। क्यों, क्या करती थी? मैं लेफ्ट टू राइट हो जाती थी, ऐसे कुछ सीन था, बट इमरान कुरैशी ने मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब मैं इमरान को वाकई हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस मामले में कि वो उन्होंने नई लड़कियों को लेकर आए और उन पर बहुत मेहनत की है, आई थिंक तुमने इतने अरसे में जितनों के साथ भी काम किया उन्होंने इमरान कुरैशी का तुमने जो है सबसे ज़्यादा नाम लिया कि उन्होंने मुझे स्टार्ट में जब मैं आई थी तो उन्होंने ही मुझे सिखाया इमरान कुरैशी। हाँ, जब कराची फैशन वीक हुआ था ना, तो हाँ, और वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ये कि हेल्प। आई नो कि हम लोग एक महीना से रिहर्सल्स करते थे और टाइम पे जाना,
और बस जो 5 o'clock जब स्टार्ट होता था मैं 4:30 पे पहुंची हुई होती थी कि बस मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे कुछ बनना है। सो गुड। देखो यही चीज़ इंसान को आगे लेकर चलती है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको मौका मिलता है इतने बड़े बड़े शोज़ करने का। तुमने फैशन वीक भी कर लिया, शोकेस भी कर लिया, और इंशाल्लाह और भी बहुत बड़े बड़े शोज़ बनेंगे। तो ये होता है इंसान की एक लगन और अपनी मेहनत होती है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये चीज़ एक और भी कि जहाँ पर आप ये समझते हो कि रिहर्सल की बात आती है, अक्सर लड़कियाँ रिहर्सल से भागती हैं। थोड़ा सवाल से लिखा है, ये तो नहीं भाग रही, आपको मुझे पता नहीं है। नहीं, करते रिहर्सल? अच्छा अच्छा, ये बताओ रिहर्सल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? रिहर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो प्रॉब्लम्स होती है ऑन द शो, तो रिहर्सल्स करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर द न्यू मॉडल्स। अच्छा। बिकॉज इरज नादिया वगैरह इन लोग को आपने उसी दिन उसी वक्त समझा दिया तो दे ना पिक इट अप क्विक, बट द न्यू गर्ल्स दे डोंट कम फॉर रिहर्सल्स। उनको लाख दफा आप कॉल भी करोगे वो रिहर्सल्स पे नहीं पहुंचते, और फिर एट द एंड क्या होता है, दे डू द सेम थिंग जो उनका मर्जी होता है ना, गलतियां होती है वही करते हैं। टाइम पे वॉक नहीं करेंगे, बीट्स पे नहीं चलेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, एक लड़की का मेरा भी बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो रहा था, तो मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा देखो जिस तरह मैं तुम्हें कह रही हूँ उसी तरह तुमने करना है। वो इतनी उसने बदतमीजी की उस वक्त, लाइक व्हाट इज दिस। तो बस वो दिन और आज का दिन है कि उसके ना कोई काम करवाया ना उससे कभी कोई शूट करवाया, तो वही होता है आपका दिल खराब हो जाता है, खराब हो जाता। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल जो बड़ी मॉडल है वो कभी भी नहीं करती। आप किसी भी बड़ी मॉडल से आप कहेंगे कि आप यूं कर लो यूं कर लो, इतने अच्छे तरीके से वो क्योंकि उनको पता है कि आगे वाला जो सिखाने वाला है या उनको बताने वाला है उसको पता है किस थीम से किस तरह लेकर चल रहा है। बिल्कुल। एक ये चक्कर भी एक और मॉडल थी, उफ तौबा, उनके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा कि वो रैंप से उतर ही नहीं रही थी। अब उनको हाथ पाँव पीछे जोड़ जोड़ के बहन जी उतर जाए इतना उनको शौक था मॉडलिंग का। ये थोड़ा सा जो है ना हमारे लिए ड्रॉबैक हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। बहुत किस्से कहानियां सुनाते, कभी आपके साथ ऐसा किस्सा कहानी हुआ है? नहीं, इस तरह का तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ये है कि मुझे डिफ़िकल्टी बहुत होती है बिकॉज वो मॉडल एक तो सुनते नहीं है, ऊपर से दे एक्ट हैज़ इफ दे आर लाइक द टॉप मॉडल ऑफ पाकिस्तान और जो भी है वो पुराने मॉडल से भी बदतमीजियाँ करते, तो मुझे उन चीज़ों से चिढ़ आती है। तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो वॉक करके, अगर इस तरह के कभी हुआ तो मैं खुद हाथ पकड़ के ले आऊँगा नीचे। जी बहुत हो गया। नहीं, वो था भी वो फैशन शो नहीं था बेसिकली, वो कोई अपना उनका पर्सनल जिस तरह कहते हैं ना कोई एनिवर्सरी थी जिसके अंदर एक फैशन शो पार्ट था ना, तो उस पे ये वाली चीज़ हुई थी। तो ज़्यादा नई मॉडल थी, उस पर उन्होंने इतना ज़्यादा हाई बजट नहीं थे उनके पास कि वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सक्लूसिव मॉडल्स भी रखते। शी वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो एग्जैक्टली और वही पहला और आखिरी दिन था फिर उनका, तो उन्होंने उस दिन जी भर के जो है काम कर लिया। अच्छा, फेमस होना कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? कितना इम्पोर्टेंट लगता है मुबश्शिरा? बहुत ज़्यादा। और आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि फेमस और होना चाहिए और इंसान तलब करता है ना इस चीज़ की। तो क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फेमस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अपने काम में परफेक्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वैसे तो परफेक्ट पहले होता है। ठीक है, परफेक्ट होंगे तो फेमस आई थिंक सो आप बहुत जल्दी बन सकते हो अगर आप चाहो तो, बट परफेक्ट वो टाइम से ही बन सकते हो ना। सही है। फेमस आप चाहें तो 2 दिन में बन सकते हैं। उसके बहुत सारे उल्टे सीधे ये बात है। सही तो अपने सही है कि आप परफेक्ट बनो, अच्छे अपने काम में अपने आप को दी बेस्ट बनाओ। कौन से फेवरेट डिजाइनर्स लगे जिनके साथ काम किया है? रिजवान बेग, नाजिया मलिक। या क्या बात है। और वैसे तो बहुत सारे। अच्छा, सही है। और आप? अच्छे सारे नहीं, कोई एक दो जिनका बहुत अच्छा लगा काम करके नादिया मिस्ट्री के साथ किया मैंने। अच्छा लगा था। नादिया मिस्ट्री ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट। उस दिन वो मेरे शो में भी आई थी एक दफ़ा, तो हम लोग यही बात कर रहे थे नादिया से कि नादिया आपने इतनी नई लड़कियाँ इंट्रोड्यूस कराई हैं, और कहते हैं लोग मुझे बहुत इस बात पे एक्यूज़ भी करते थे कि नई लड़कियों को क्यों लेकर आ रहे हो, तुम्हारे पास बजट नहीं है, ये नहीं। लेकिन नादिया ने बोला नहीं, मैं अपनी मैं काम से टिस से मिस नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा नई मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कराना तो कराना है। And that's why Nadia and me get along a lot because I also introduce new faces and she also does that. Exactly. So like मुझे भी काफ़ी लोग criticize करते हैं कि why do you get new people in the industry? Why can't you work with the famous ones and all that stuff? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। और आप ये देखें कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे, कहीं पर आपको बहुत हाई बजट पे भी काम करना पड़ता है, कहीं पर आपको बहुत लो बजट पे भी काम करना पड़ता है। जिन्होंने अपने नाम बना लिए हैं, आप उनको देख के उनके पास पे भी जाएं तो ये भी देखें कि उन्होंने भी बहुत लो बजट में काम किए हैं, अब उनका नाम बन गया तो हाई बजट पे काम कर रहे हैं।
इट ऑल डिपेंड्स और इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब हम आपको बताएंगे आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चंद बातें आपकी ग्रूमिंग के हवाले से। लड़कियां हमेशा कॉल करके पूछ रही होती हैं, बल्कि ख़वातीन हमेशा पूछ रही होती हैं कि जी हमारे बालों को ये हो गया, हमारे बालों को वो हो गया, हम क्या करें, बालों का क्या करें क्या करें क्या करें। अब ये क्या जो आप लोगों का एक परेशानी है, उसमें थोड़ी सी परेशानी का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे एंजी मार्शल स्टाइलिस्ट से, और उनके साथ गोशी भी मौजूद है कि बालों का क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? क्या हाल है गोशी? ठीक ठाक। आज कई लोगों ने गोशी को देखा होगा जो देखना चाह रहे होंगे आपको जी है कौन एंजी के साथ ये होती हैं आपके सैलून में, ये काफ़ी अच्छा माशाल्लाह काम कर रही हैं। और आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है स्पेशली बालों के लिए। बिल्कुल। उफ, एक वक्त ये भी आया था कि मेरे बाल सारे झड़ गए थे और उसके बाद मैं गई थी एंजी हेल्प मी। तो एंजी ने मेरी मदद की थी बड़े अच्छे तरीके से, और वो भी एक्सटेंशंस के साथ। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह प्रोटीन भी हम लोग लेते रहते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होती हैं या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, घर के देसी टोटके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो टाइम होता है स्पेसिफिकली कि आपको कहीं जाना है बाहर, और बाहर आपने जाना है किसी दावत में, या बहुत ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा लगना है, तो उसके लिए एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक्सटेंशन से बात करेंगे, थोड़ी सी बालों की बात करने के बाद फिर हम एक्सटेंशन की तरफ आएंगे। थोड़ी सी केयर बालों की जो करनी चाहिए। सर आप माशाल्लाह खुद स्टाइलिस्ट हैं, आपके मतलब कलर भी करती हैं बाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, गोशी के भी बाल अच्छे हैं, कलरिंग की भी है, इसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम आ जाती है कि कलर करने के बाद बाल जो डैमेज हो रहे थे, थोड़े से उसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दें। देखिए नासिया, प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने कलर करवा लिया या स्ट्रीकिंग करा ली या हाईलाइट्स लोलाइट्स जो भी कोई ट्रीटमेंट है, पर्म करा लिया या रीबॉन्डिंग करा ली, आजकल बहुत है एनवायरो विच इज़ स्ट्रेटनिंग प्रोसेस प्रोसीजर, तो उसमें फिर लोगों को ये होता है कि वो ये समझते हैं कि बस अब सारा मसला जो है वो हल हो गया, ये बस सब कुछ है। हाँ, हालांकि दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो उसी के बाद ही आपको अपने बालों की केयर जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है, बिकॉज जो आफ्टर केयर है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हो। सही है, ठीक है, ओके। तो मतलब वो जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए केमिकल ट्रीटमेंट जिस किस्म की भी होती है उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि नो मैटर हाउ गुड the process is or the procedure or the product is or the product is, लेकिन ठीक है, it's just like कि हम जब अपनी बॉडी के लिए कोई एंटीबायोटिक्स या कुछ भी ले रहे होते हैं, तो उसकी जब तक हम उसके साथ हम कोई विटामिन नहीं ले रहे होते तो वो अंदर से बॉडी अजीब सी हो जाती है, डरारी होती है। हाँ, डरारी होती है, खुश्की सी हो जाती है, कमजोरी फील होती है, हालांकि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हो, लेकिन उसके साथ चक्कर आने लगते हैं, हालांकि वो आपको अंदर से आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा होता है आपकी बॉडी के। इसी तरह से बालों के साथ भी यही है कि when you have a chemical treatment done, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बालों को मॉइस्चराइज करें, उसको मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी सी आप इसकी कुछ होम रेमेडीज़ भी बता दें जो घरेलू टोटके होते हैं। जी बिल्कुल, हम बड़ा उससे वो कहते हैं घरेलू टोटके, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ घरेलू ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि कुछ आप जो प्रोसीजर जो सैलून्स वगैरह में होते हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं ताकि लोग को पता चल सके कि क्या चीज़ें अपने बालों के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो ये है कि हेयर फॉल। अब हेयर फॉल के लिए तो लोग कहते हैं बट हाउ मेनी ऑफ अस ड्रिंक मिल्क, कितने लोग हैं जो दूध पीते हैं, कितनी खवातीन है, ठीक है, आप पीती हैं, आप पीती हैं जी, आप पीती हैं, मैं भी पीती हूँ, अच्छे बच्चे हैं सारे, अच्छे बच्चे हैं हम लोग। तो बहुत कम लोग हैं जो दूध पीते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सैलेड खाते हैं या मतलब फ्रूट्स खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, बादाम, पिस्ते, किशमिश, अखरोट, ये अक्सर चीज़ें जो लोग कहते हैं नहीं बहुत गर्मी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको फिर बालों के लिए जिंक की आपको सप्लीमेंट लें, जिंक के सप्लीमेंट ले रहे हैं। अच्छा, जिंक के सप्लीमेंट ले लें, बिकॉज देखिए वैसे तो हमें पता नहीं चलता। फिर ये है कि सब्जियां जब आप ज्यादा लेते हैं, अच्छा अब आपने सब्जियां ली और आप कहना नहीं जी मैं तो गोश्त नहीं खाती हूँ, हाँ, गोश्त भी खाना जरूरी है, एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब गोश्त खाना है, दाल को नहीं पसंद करे तो दाल में अपनी एक अलग गजाइयत है, उसके अंदर जो एक अपनी अलग जो किस्म की ताकत है वो आपको देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारी डेली ग़िज़ा है, रोज़ाना की जो ग़िज़ा है,
उसको हम मुतवाज़िन रखें। क्या उर्दू बोलिए, क्या जबरदस्त बोला है बल्कि। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा जो सैलून के ट्रीटमेंट है वो क्या है? अच्छा, डैंड्रफ जब हो जाती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उसको इतना निगलेक्ट करते हैं कि वो आहिस्ता 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 और से और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। डैंड्रफ को घर पे खत्म करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि मेयोनीज होता है ना, हाँ, ठीक है, देखिए उसमें अंडा भी है, ऑलिव ऑयल भी है। हाँ सही है, अंडा ऑलिव ऑयल, हाँ और क्या होता है उसमें? आई थिंक ये दोनों चीजें होती हैं। हाँ, अंडा और ऑलिव ऑयल ज्यादातर होता है और सिरका शायद होता है या लेमन होता है। हाँ, सिरका या लेमन बहुत थोड़ी सी मिकदार में। तो वो जब आप अपने स्कैल्प पे रब करते हो ना तो उससे भी ये है कि आपकी जो डैंड्रफ है वो खत्म होती है। ओह ग्रेट। तो ये कि मेयोनीज आप लगा लें और घर पे मेयोनीज बनाए तो और अच्छा, और अच्छा शेफ सिखा रहे होते हैं मेयोनीज बनाना, बिल्कुल घर पे आप बना लें। जी ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा सिरका या इस तरह की जो चीज होती है ना, सिट्रिक क्या कहना चाहिए, खटाई वाली, हाँ। वो अगर आप अपने कलर ट्रीटेड हेयर पे लगाएंगे तो वो सारा रंग निकल जाएगा। होए क्या बात है, ब्लीच हो जाएगा। हाँ बोला जी, ऐसा हो सकता है जी, ठीक है जी, सही है, ठीक है, ब्लीच हो जाएगा उससे। अच्छा, सैलून में ये है कि फॉलिंग हेयर के लिए अलग से ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसकी ये है कि हमारे सैलून पे ये है कि हम आपको एक ऐसी किट देते हैं जिसमें शैम्पू, कंडीशनर और एक सीरम है जो कि बाहर की कोई कंपनी है उसका, वो आप देते हैं कि इसको उसके साथ हम विटामिन्स रेकमेंड करते हैं घर पे, आप उसके साथ टैबलेट्स भी लें और फिर हम आपको एक डाइट प्लान भी बताते हैं कि आप ये चीज़ें खाएं। अच्छा सही है। उससे ये कि आपके बालों की जो फॉल है, गिरना जो है वो बंद हो जाते हैं। ओके ठीक है, सही है, ठीक है। फिर आपको इन सैलून ट्रीटमेंट्स भी होती हैं उसकी, लेकिन उस जितना भी कुछ कर लें जब तक आपकी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं, जिस तरह बात हो रही थी कि बड़े लंबे बाल, अच्छे बाल हो जाए। अब देखिए हमारे जिस तरह ये बाल होते हैं, हम अक्सर आपने देखा होगा एकदम से कोई हैवी हो जाते हैं बाल, एकदम से इतने लंबे हो जाते हैं, एकदम से हम शॉर्ट कर लेते हैं बाल। तो कुछ एक्सटेंशंस, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। ये इसलिए मैं सब्जेक्ट लेकर आई क्योंकि कई ख़वातीन हैं, उनके हम बाल देख रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत बाल हैं, तो बेचारे हर वक्त वो ये कह रही होती हैं कि अब हम स्टाइलिंग क्या करें। तो कोशिश ये करें कि अगर आप एक्सटेंशंस ले लें तो कहीं स्पेशल आपकी कोई दावत है तो उस पर एटलीस्ट आप लगा कर जा सकते हैं। खुद नहीं लगा सकते तो सैलून में आपकी अवेलेबिलिटी होती है और इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते लगाने के। जी हाँ बिल्कुल। और कम से कम एनजी सैलून पे एनजी सैलून पे तो ये है कि हम जब कोई हमसे ख़रीदता है एक्सटेंशंस तो हम उनको सिखाते हैं सही कि किस तरह से वो। चलिए ये भी एक परेशानी दूर होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। ऑलराइट, वेलकम बैक। और अब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं एक हॉट सीट पे बैठी हुई हूँ। और वो क्यों बैठी हूँ, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाल डिफरेंट और खूबसूरत स्टाइलिंग के साथ कैसे बने। एक्सटेंशंस लगाना आपको भी दिखाएंगे और वो करेंगी प्रैक्टिकल काम गोशी यहाँ पर। एनजी मार्शल हमारे साथ है, आपको बड़ी सारी उन्होंने चीज़ें बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स अभी इन्होंने दी हैं। और एक बेहतरीन टिप जो है वो अभी ये भी बताएंगी कि किस तरह से एक्सटेंशंस को आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती है, किस किस टाइप की होती है, और प्राइस वाला भी बता दीजिएगा एनजी, ठीक है ना। तो ऐसा करें गोशी, प्रैक्टिकल काम आप शुरू कर दें ताकि ये भी बताते जाएं और आप जो एक्सप्लेन भी करते जाएं। जी, ये जो इस वक्त गोशी लगा रही हैं बालों में, दिस इज़ अ पोनीटेल। ये सिंथेटिक हेयर है। सिंथेटिक बता भी दे क्या होता है? सिंथेटिक मीन्स कि ये असली बाल नहीं है। अच्छा जी, नायलॉन कह लीजिए या ये एक मिक्सचर होता है। ये जिस कलर के मिलते हैं उसी कलर के होते हैं, ये उसी कलर के रहते हैं। इनको आप डाई नहीं कर सकते, इनको आप पर्म नहीं कर सकते, इनको आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन इनको लगाने का तरीका कार ये है कि आपका जैसे हमने पहले पीछे नॉट बनाया था, जूड़ा सा बना के बालों का, नॉट जूड़ा सा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लिप लगा हुआ होता है, ठीक है, इन पोनीटेल्स के ऊपर। तो इसको इस तरह से लगा के, और बाज़ दफ़ा आप अपने बालों के साथ भी इनको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये क्लिप के बगैर, ये पूरी वाली है ना? जी हाँ, ये दिस इज अ फुल लेंथ विग। ये देखिए, ठीक है जी, ये एक विग है। I want to wear this। हाँ, ये बहुत मजे की है। अच्छा, विग्स में ये है कि आपको छोटे से छोटे, जिस तरह से मेरे बाल हैं, इससे भी शॉर्ट, बिल्कुल बॉय कट के बालों की बॉब्स में, अच्छा उसमें भी आ सकती हैं जी, किसी भी स्टाइल में, किसी भी लेंथ में आती है। देखिए कैसे लग रहा है, कैसे बाल मेरे चेंज कर दिए एकदम से। लोग सोच रहे होते थे वो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कैसे आ गए। ये तरीके जी हाँ बिल्कुल है ना। और इसमें ये कि देखिए बिल्कुल पोनीटेल, ये बहुत अच्छा लगता है साड़ी के साथ, किसी और आउटफिट के साथ, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ। आपने अगर लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है, बॉल गाउन पहना हुआ है,
उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ दफ़ा ब्राइड्स ये चाहती हैं, बिकॉज देखिए इससे यहाँ पे आपके क्राउन एरिया के पीछे इधर हाइट भी आ जाती है। तो जब दुपट्टा ब्राइड के सर पे डालते हैं उसमें ये है कि ये जो इसके थोड़े से गोशी आप ये निकाल के इसके ऊपर वो कर दें। हाँ, ये बाल है जी, ये वाला जो सेक्शन है इसको आप पोनीटेल के ऊपर भी इसको डाल सकते हैं, बैक कॉम करके। हाँ, तो वो बिल्कुल छुप जाता है कि कहाँ से आपने उसको अटैच किया है। जी देखिए इस तरह से ब्राइड्स का ये भी तो कि आगे भी जो वलीमे वाली ब्राइड्स हैं या मंगनी की ब्राइड्स हैं वो इस तरह आगे भी रख सकती हैं, बिल्कुल, वो भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है। और दुपट्टे को हाइट भी मिल जाती है। फिर बाज़ दफा ये होता है कि ब्राइड्स चाहती नहीं है कि ज्यादा बैक कॉमिंग हो या उनके बालों में बहुत ज्यादा जेल या कुछ लगे। तो दिस इज वेरी इजी, आराम से इसको निकाल लें, फिर अपने बालों को ब्रश आउट कर लें। तो बहुत सारी ब्राइड्स पसंद करती हैं कि इस तरह से उनको ये पोनीटेल्स लगा दी जाए या हेयर एक्सटेंशन। और सेकंड गोशी आप क्या दिखाएंगी? जी अब मैं आपको दिखाऊंगी वो फुल हेड का है। वो फुल हेड का, अच्छा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर दूसरा वाला हम पहले दिखा रहे हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। अब ये फुल हेड जो मैं कह रही थी मुझे देखना है, मैं देखूंगी। और ये जो पोनीटेल्स हैं इनमें डिफरेंट लेंथ्स होती हैं ना। अच्छा ये जो फुल हेड वाला जो है इसमें जो है इसमें भी बाल बांधने होंगे। अच्छा ये दो तरह की जी ये फुल, ये जरा लेंथ इसकी लंबी है, वो दूसरा भी दिखाइए कितना आ रहा है जरा देखो। जी ये लगाओ जरा मजे से, ये बहुत मजे का ये वाला, बड़ा मजेदार है। अच्छा ये इसमें एक आसानी है कि जरा सा जो हैवी जो लग रहा होता है जी वो हल्का है जी बिल्कुल। अच्छा इसको आप थोड़ा सा ऐसे साइड पे ले साड़ीज और मे बी विद वो जो गाउन होते हैं पहने हुए, है ना, बिल्कुल बहुत मजेदार लगेगा ये भी। लेकिन ये कि इससे यूं रहेगा फिर आगे नहीं आप रख सकते। जी हाँ, और इससे ये है कि चूंकि इसमें शाइन होती है ना, तो आपके अपने बालों पे भी हल्का सा शाइन स्प्रे कर दें तो जो टेक्सचर है वो मैच हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि सिंथेटिक है, इसको घर पे नहीं धोना है, आपको बता दें बिल्कुल नहीं धोना, ना इसको रंग करने की। अच्छा इसको तरीका भी बता दें कि इसको रखेंगे किस तरह से। इसके साथ एक बड़ी सी नेट लें, हेयर नेट जो आती है उसके अंदर इसको फोल्ड करके, देखिए जैसे वो दिखा रही है गोशी, इसको फोल्ड करके और इसको इसके ऊपर नेट डाल दीजिए, ठीक है। और फिर इसको किसी बॉक्स में डाल के रख दें, ओके, जहाँ ज्यादा ये दबे नहीं। अच्छा सही है। इसको मतलब ऐसे बड़े से बॉक्स आते हैं ना, उसके अंदर बस ऐसे ही रख दें, इसको दबा कर, इसको वो टेंशन ना दे क्योंकि दोबारा से इसको कर्ल्स नहीं हो सकते, आयरन नहीं लगानी इस पे कर्ल्स नहीं, और इसको धोना भी नहीं घर में, इसको आप सैलून पे दें और ऐसे सैलून पे दें, इनको वाकई धोना आता है। जितना शौक है ना ये जो अपने बिल्कुल बालों की स्टाइलिंग चेंज लोग देखने का ना। फुल लेंथ जो लगाते हैं उसमें बालों को पहले अच्छी तरह से इस तरह से पिन कर लेते हैं और फिर अगर आप चाहें तो इन बालों के ऊपर नेट भी डाल सकते हैं। अच्छा, विग्स लगाने से पहले नेट्स आती हैं, मगर वो इतना ज्यादा कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं होता है। इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे वगैरह भी करें तो भी सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर जरा देखिएगा कि ये बालों पे कैसे लगे। पहले पूरे बाल बांध लेते हैं, पहली दफा मैं हमें समझ देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे बाल बंधे। हाँ इस तरह से है ना, खिंचे हुए बाल, इतने खिंचे हुए बालों के साथ कभी नहीं देखा होगा। देखने की कैसी शक्ल लगती है मेरे पूरे। नहीं मगर देखिए ना, आप अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए कितना आप, हाँ जारी बात है, अवेयरनेस देनी है ना जी। और मेरा खुद भी दिल था कि मेरे अपने ऊपर कैसे लगेंगे बाल। मुझे आप लोग रोज देख रहे होते ना तो आपको डिफरेंस नजर आएगा फिर। अच्छा जी ये कोई स्टाइलिश सी मैम लग रही हैं जो आ गई हैं। हाँ बिल्कुल। गोशी से सामने आके देखिए, सामने से ना कुछ। हाँ गोशी आगे से भी सेट कर लो थोड़ा सा इसको ना। आउच, देखो थोड़े बाल मुझ पे ना आगे अच्छे लगते हैं तो वो जरा डाल के रखना आगे। कहाँ बैंग्स करूंगी, एक सेकंड खुद सेट करोगे, ठीक है। आदत है ना छेड़ने की। हाँ अपने बैंग्स के साथ ना उसके साथ मैच करो, अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली अभी तो हम बिल्कुल सिर्फ हल्का सा लगा के दिखा रहे हैं ना, लेकिन जब सैलून पे होते हैं, जब प्रॉपर लगता है देखना चाहिए। सामने वाले उस पे जा सकते हैं क्या? जस्ट कंसंट्रेट ऑन द फ्रंट गोशी, यहाँ इनके अपने थोड़े से निकाल दो। हाँ इट्स लुकिंग नाइस। अब मैं देख रही हूँ ना आगे से, अब वो नजर आ रहा है सही। हाँ यस, हाँ नॉट बैड। ये तो बड़ा अच्छा है ना, बालों को ब्लो ड्राई कराना पड़े ना, कुछ करना पड़े, मैं तो यही लगा के बैठ जाया करूँगी। हाँ, है ना। पता है कई आप ऐसे हैं होस्ट भी ऐसे जिनको रोज मॉर्निंग शो करना होता है जी, अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आई नो ना कि किस तरह से हमें जो अपना ख्याल रखते हैं हम इसको, तो वो अच्छा ये थोड़ा सा उठा लें, हाँ ये ताकि रियल लगे, रियल लगे, बाकी नहीं पता चले। तो ये तो बैठ जो ऐसे लगाकर तो उसके बाद तो बिल्कुल भी ना फील हो, है ना। लुकिंग नाइस, नॉट बैड, नॉट बैड। देखो पता भी नहीं चल रहा ना। हाँ अच्छा, एंड द बेस्ट पार्ट, नो ब्लो ड्राइंग, बालों का नो बेड़ा गरक, और आप जो ना कोई आपने इजीली इसको लगा भी दिया। क्योंकि एवरीडे जारी बात आपको स्पेशल ओकेजन्स में जाते हैं तो आप ब्लो ड्राइंग करा लेते हैं, लेकिन ये कि अब हर रोज़ का कहीं जाना है या हर रोज़ जो मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशली
जो ड्रामे में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, या जिनके बाल हल्के हैं, या जिनके बाल बहुत हल्के हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुनासिब, बहुत जबरदस्त है। एक चीज और है इसमें कि आप हाफ लगा सकते हो, उसको थोड़ा सा पीछे खींच के और आपके अपने जो बाल भी हैं अपना जो फ्लिक है उसको आप पीछे इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरे बाल अभी तो नहीं निकले हुए। नहीं अभी नहीं निकाले, तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्रिंजेस का वो था ना ऑप्शन, तो इसीलिए वो फिर निकालने की जरूरत नहीं। नहीं मैंने कहा चलो कर देखिए। देखो देखो आपको और नेचुरल हो गया ये, थोड़ा सा कोशिश को आप फील फ्री, जैसे सैलून पे काम करते हो वैसे ही करो, डरो नहीं थोड़ा घबराना ही है। ये कह रही है ना कि तरह से आप ये कह रहे हो ना कि ये होना चाहिए ना, है ना, थोड़ा इसको जैसे नाजिया के साथ जो सलूक सैलून पे करते हो वही यहाँ पे भी करो। देखो और नेचुरल हो जाता है इस तरह से, थोड़े से सामने से साइड पे भी निकालिए। हाँ जी, ये हुई ना बात, बिल्कुल। और ये आजकल के कट्स के हिसाब से भी बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, जिनके बाल बहुत हल्के हैं, स्पेशली वो खवातीन जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि अब हमारे बाल इतने कम हैं, उस पर कोई स्टाइलिंग, यहाँ तक कि उस पर जो एक्सटेंशन होती है वो तक नहीं लग रही होती है, तो उनके लिए तो फुल ये विग्स इतनी अच्छी आई हुई है आजकल। अब जब आई हुई चीज़ें तो यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, इसको यूज़ कर कन्वीनियंट हो जाता है और फिर आपके बाल भी ज़्यादा डैमेज नहीं होते। हाँ सबसे ज़्यादा। और वैसे ही जब बाल कम रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर के मुल्क रहती हैं, टॉकिंग अबाउट वहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर पानी के अंदर ऑलरेडी क्लोरीन जो है वो उनके टैप वाटर्स में से भी हार्ड होता है वाटर वहाँ का, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर इतने बाल गिरते हैं, ख़वातीन हजरात दोनों के बाल गिर जाते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट यही है कि चीज़ के वो ऐसे जो है विग्स इस्तेमाल। और दूसरी चीज़ ये है नाज़िया कि अगर आपको शौक है कि आपके बाल कर्ल्स रहें लेकिन आपके बाल बहुत सिल्की स्ट्रेट हैं और कर्ल्स आपके बालों में होल्ड नहीं करता, तो उन लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बिकॉज बाज़ लोगों के बाल विद इन हाफ एन आवर जो कर्ल्स हैं, कितनी भी जेल या मूस या कोई लगाएं प्रोडक्ट, लेकिन वो होल्ड नहीं करता। अच्छा, अपने अपने कलर्स के मिल जाते हैं बाल क्या? जी जी जी, अच्छा, मोर और लेस 19-20 का फर्क होता है, लेकिन अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन जो अब आपको एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, दिस इज रियल हेयर। अच्छा, ये असली बाल है। थोड़ी सी कीमत, इनकी खासियत भी बता दें। अच्छा, कीमत में भी फर्क आ जाता है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दिस इज 100% ह्यूमन है और ये खुले हुए एक्सटेंशंस हैं जो क्लिप ऑन्स आजकल इनका बहुत ज़्यादा। जो मैं कह रही थी कि आपके अपने बाल अगर हल्के हैं तो उस पर नहीं लग सकते, लेकिन ये कि थोड़े से अपने बाल हैं तो उसमें ये लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो ये वाली फुल जो विग्स हैं ये भी रियल हेयर में भी मिल जाती है? रियल हेयर में भी मिलते हैं, लेकिन फिर उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, नेचुरली बात है, जाहिर बात है कि जब फिर हजारों में उनकी कीमत चली जाती है, हजारों लाखों में भी चली जाती है। मैंने सुना है, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, ये देखिएगा, इनका तरीका भी देख लें, बैक साइड से दिखा रहे हैं ना यहाँ से। हाँ, ये जो है पीछे से ये इधर से लगेंगी ना जी। कितने लंबे बाल हो गए मेरे, मैजिक हो गया ये तो। बिल्कुल, वाह 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 वाह। ये जब हमसे लोग खरीदते हैं तो फिर हम इनको उनके बालों के साथ मैच करके कलर उनका और फिर उनको स्ट्रीक करके या जो भी और फिर लगाना भी सिखाते हैं। कटिंग भी बाल सफा कर देते हैं जी, इनकी कट भी करते हैं, है ना, कि जिस तरह का जो भी आपका कट है उसके साथ उसको लेयर कर देते हैं। लेकिन वो दोबारा उगेंगे नहीं जो एक दफा कट गई। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप सोच लें। फिर वो हमारे साथ अभी ये रिसेंटली यही हुआ कि एक कोई बच्ची थी, वो बाहर से आई थी, कनाडा से आई थी, तो उसने ये इसी लेंथ के खरीदे। ठीक है ना, ये हिप से भी नीचे जाते हैं, तो आप देखिए इसकी लेंथ। उसने लिए और फिर उसने मुझे कहा कि इनको कलर कर दें। हाँ, दिस इज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो फिर हमने उसको कलर किया सारा कुछ। उसके बाद उसको मैंने लगाया तो मुझे कहने लगी नहीं दिस इज टू लॉन्ग, उसको बहुत लंबे लगे, उसने इतने कटवा दिए। ओह माय गॉड। तो मैंने उससे कहा पहले मुझे बताती, मैं आपको थोड़े शॉर्ट वाले मंगवा देती, क्योंकि उसने पैसे पूरे भरे जो लेंथ थी उनके, और फिर उसने कटवा दिए। तो पहले आप देख लें कि आप पे क्या चीज सूट कर रही है, आपको क्या चीज और आपको क्या चीज चाहिए। हाँ, एक्सप्लेन करें। ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ है। अच्छा, आजकल बड़ा फैशन आया है बाहर के मुल्क में। एक और फैशन मैं आपको बता दूं कि इतनी ही लंबी एक्सटेंशंस ये भी आएंगी ना, तो आप देखेंगे इस पे चुटिया का बड़ा फैशन। हाँ, अभी आपको बना के दिखाते हैं, बल्कि वो बनी बनाई चुटिया भी आजकल कुछ थोड़ा ऊपर करके लगाइए ये वाली। वो बड़ी है ना ऊपर, कह रही हूं अपने बाल जो है ना वो फिर अलग से दिखेंगे। तो ये दो एक्सटेंशंस लगेंगे ना जी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, 2-3 डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए। ठीक है, सही है, ऑलराइट। थोड़ा सा ऐसे बालों में होता है, थोड़ा सा जी आउट हो जाता है। हम आपके बहुत ज्यादा वो नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपके बाल ऊपर ज्यादा रखेंगे ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके, उनको पता चले कि कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। ये अक्सर ये अगर इतनी लंबी लगनी होती है तो कम से कम 3 लेयर लगे तो वो मजा आता है ना। लेकिन ये कि बाल सब अगर आपको अपने ही लेंथ की चाहिए तो 2 लेयर भी लग जाए तो बहुत, बिल्कुल, समटाइम्स एक भी बहुत होती है। हाँ, पीछे से आपके बाल घने लगे,
लेकिन आप अपनी ही, अगर आपकी इतनी लेंथ है और इतनी ही आप एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो उससे सिर्फ ये कि घनापन आ जाता है। पर मेन मकसद हमारा ये कि आपको ये पता चल सके कि ये एक्सटेंशन, अभी आपने कई ऐसे होस्ट को भी देखा होगा, कई ऐसे, अगेन मैं बात करूँगी कि हम लोग का मॉर्निंग शो में हम लोग को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि हम रोज़ ब्लो ड्राइंग करते करते बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए इस टाइप की एक्सटेंशंस बहुत अच्छी रहती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कभी बाल थिक हो जाते हैं, कभी हमारे बाल हल्के हो जाते हैं, तो ये कभी लग जाती हैं, कभी हम हल्की वाली लगा लेते हैं, कभी मतलब लगती है ज़रूर है। और मैं हमेशा ख़वातीन से कहती हूँ कि भाई मैं लगा रही हूँ, मतलब ये नहीं कि छुपाना कोई बात कि आप देखिए जी कैसे आपके बाल में, हम लगाती हैं भाई, सही है, लगाते हैं तो लगाते हैं। अच्छा, आजकल तो हर कोई लगा रहा होता है। एग्जैक्टली आप कहीं पर भी जाएँ, ज़्यादातर लोग ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगेन वही चीज़ ये लोग के लिए अवेयरनेस है जो नहीं, जिनको मालूम कि एक्सटेंशंस क्या हैं, वो मुझसे भी पूछते हैं क्या हैं ये। अभी तक मेजॉरिटी लड़कियों को नहीं पता एक्सटेंशंस क्या है, तो एक्सटेंशंस ये हैं असल में। अच्छा, मैं तो देखा था जब मैं लंदन गई थी ना, तो वहाँ पर आम लड़कियाँ शॉपिंग पे, हाँ जी बिल्कुल, ओ हो क्या, एक तो तैयार हुई भी होती है वो, और आम शॉपिंग में उनके बाल यहाँ से यूँ एक्सटेंशंस लगी हुई यूँ करके निकले हुए, और वो खूब किट में आके तैयार होके, वहाँ पे तो इंसान कॉम्प्लेक्स में ही आ जाए अगर तैयार होके ना निकले तो। आप जिस तरह ख़वातीन यहाँ पे घूम फिर रही होती है ना आराम से, वो वहाँ पर ऐसे नहीं घूम फिर सकते, वहाँ पे तैयार श्यार होके निकलना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा है कि मैंने 2 साल पहले ख्याल रहता है, आपको याद है मेरे बाल लंबे और स्ट्रेट हुआ करते थे जी, तो मेरे को इतने हसीन बाल नहीं है। अच्छा, एक्सटेंशन इतनी अच्छी, ओए होए होए, ये थोड़ा सा मैसी वो, और इतने अच्छे लगते थे जब मैं लगाती थी कि इवन जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो भी नहीं पहचान सकते थे। हमने भी नहीं पहचाना, और ऐसी है ये, उन्होंने बताया भी नहीं। मतलब हम कहते थे क्या बात है, हंसती थी, और आज ही उन्होंने ये जो है ना पूरा अपना, हाय हाय कितने लंबे बाल है लड़की के, कितने खूबसूरत बाल। जी, अब इसकी चोटी करें, वही हल्का सा, इसको हल्का सा, ओ माय गॉड, ये तो जो साइड पे चोटी बनाई, बड़े बड़े कितनी ऐसी मॉडल्स हैं जिनके बाल बहुत शॉर्ट होते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि एकदम से शैम्पू के ऐड में उनके बाल पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो आपने देखिए कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। हाँ, हल्की सी सॉफ्ट सी छोटी, सॉफ्ट सी छोटी, आजकल जो फैशन भी है ना, आगे आना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं, अच्छा ऐसे कर लो, चलो सही, ठीक है कर लो, चलो। तो वो जो है आप थोड़ा सा चेयर, हाँ मैं चेयर कर लूँ, हाँ दैट्स इट, थोड़ी सी, यस ठीक है, हल्की सी सॉफ्ट सी छोटी कीजिए, ढीली ढाली छोटी। अच्छा, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ इन एक्सटेंशंस के बारे में बताएंगे। ये एक तो प्योर है जी, ये रियल है, सिंथेटिक मतलब ये कि ये रियल बालों से बनती है। जी बिल्कुल, इसमें हल्का सा पर्म भी आप कर सकते हो, इसको आप आयरन भी कर सकते हो, इसमें आप टोंग्स के साथ भी कर्ल्स डाल सकते हो, पर्म के बाद स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, कर्ल्स भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको 1 कलर कर सकते हैं, कट में इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको लेयर्स कट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बढ़ेंगे नहीं, फिर अलग तरह के हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें आप इस तरह से करके आप एक दफ़ा इसको जब क्लिप कर लेते हैं, तो मैं तो जब मैंने अपने लगाए थे तो मैं उनके साथ पोनीटेल बना लेती थी या लो नॉट्स बना लेती थी। अच्छा, सही, इस तरह से जैसे आपकी चोटी बना दी है, चुटिया वाली चोटी बना ली थी। क्योंकि आपने मेरे कितने डिफरेंट लुक इस वक्त देखे हैं, ये आप देखिएगा, ये चुटिया वाली जो है ना लड़की आ गई है जी जी। अब इसी को अगर आप राउंड करके चुटिया साइड पे जो आजकल चल रहा है, साइड पे नॉट जो चल रहा है वो कर दीजिए। आजकल वो साइड के साइड नॉट बड़े मजे के लगते हैं, वो भी स्टाइल्स जो है ना, ये आजकल साइड वाला भी फैशन में बड़ा बहुत ज़्यादा है। ये जिनके बड़े लंबे बाल है ना, वो भी ऐसा बना सकते हैं, और स्पेशली अगर लंबे बाल हैं तो ऐसे लंबे कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा शुरू में जब आप लगाएंगे तो हल्का सा बोझ लगता है, लेकिन ये कि वो आहिस्ता से जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर आप पता भी नहीं चलता, हाँ फील नहीं होता। मैंने तो जब लगाए थे, मैं तो संडे बाजार भी लगा के चली जाती। हाँ सही बात है, सारी बात है, फिर तो वो आपको लगाना ही पड़ता है ना, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। इट्स रियली नाइस एंड इट्स मेक्स लाइफ सो मच इजी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तो बहुत मुश्किल होगा लगाना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे साथ तो बाज़ दफ़ा ये होता था कि मैं जब देर हो जाती थी तो गाड़ी में साथ रख लेती थी, और सिग्नल पे जब रेड लाइट आती थी तो मैं अपने बालों को यूँ उठाया, क्लिक 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 लगा लिया। अच्छा, लोग अक्सर एक और चीज़, अगर आपके बाल थिक हैं और आपका होल्ड अच्छा है बालों का, तो फिर ये कि आपको जरूरत नहीं है कि आप उसकी बैक कॉमिंग भी करें, आप डायरेक्ट टिक 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 क्लिप को लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब ये उतारेंगे तो नहीं, अभी उतार दें, बिल्कुल नहीं, मैं पता क्यों, क्योंकि एक क्लोजअप ले लीजिए साइड, उसके साथ बहुत मजे का लग रहा है, ये साइड बहुत जा रहा है मुझे, तो मैं हाँ इसलिए कि देखिए अभी प्रॉपर्ली हमने पिन नहीं किया उसको ना, नहीं वो इसलिए कि जरा हैवी बालों की आदत नहीं है ना मुझे, तो नहीं। और अगर इसको आप प्रॉपर्ली करें ना, और जैसे अगर बिल्फर्स अगर आपको अगर सीख जाए या प्रॉपर्ली अगर सैलून पे आप करवाती,
तो आपको ये हैवीनेस नहीं लगती, बिकॉज इसमें फिर प्रॉपर्ली हम पिन करते हैं। अभी तो खैर वो क्विक वाला अभी तो सिर्फ क्विकली आपको सिर्फ एक वो दिखाने के लिए, और आपके बालों खोलना चाह रही हूँ, मुझे दिल कर रहा है चुटिया खोल, कितने लंबे बाल हैं, लेकिन उनका अंदाजा तो कि कितने अच्छे लग सकते हैं। बिल्कुल। और ये फैशन भी आपको जिस तरह बताया कि आजकल ये जो चुटियाँ हैं इनको आप आर्टिफिशियल चुटियों को ख़वातीन लगा रही हैं, लंबी चुटियाँ, बिल्कुल बहुत इन है ये जो है ना, कि बहुत इन है, परांदे के साथ भी आप कर सकते हैं। ये आप जो है ना ऐसे करके देखेंगे पूरी लंबी चुटिया। और आजकल तो ये मेसी हेयर स्टाइल तो बहुत ज्यादा फैशन है। हाँ, हल्का सा इसको यूं छोड़ लिया, ये देखिए ऐसे करके छोड़ के आजकल बिल्कुल भी नीट जो लुक है वो नहीं है। और फिर इसके बाद मेरी आई थी बहुत प्यारी दोस्त भी है, क्लाइंट भी है, वो हमें जो है ना वो आई थी मुल्तान से या कहीं से ना, तो उन्होंने बोला कि हम लोग के बाल बड़े मैसी से बने हुए थे ना, कहती है हाँ है कराची में कैसे बाल बनाते हैं। हमने कहा हाँ जी, कराची वाले ऐसे ही बाल बनाते हैं जी। तो क्योंकि ये फैशन में आजकल बाल, तो मैं पूरे पाकिस्तान के खवातीन को कह रही हूँ आप बड़ी अच्छी लगती हैं पूरी वो जो टाइट चुटियाओं में, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी आप रख कर देखें तो बड़े अच्छे लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मुझे, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया अपने आप को चुटिया थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रोग्राम। अभी जब अगले सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो आप देखिएगा कि चुटिया जो है वो मेरी उतर चुकी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जानिब चलेंगे, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, हमारे साथ दो डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जिनसे बहुत सी टिप्स जानेंगे और बहुत सी स्टाइलिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी निदा खुरम से, जो लेडीज़ जो है क्लोथ डिज़ाइन कर रही हैं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तैयब बॉम्बल भी, जो मेंस वेयर भी कर रहे हैं और साथ लेडीज़ कर रहे भी, यानी लेडीज़ भी कर रहे हैं, दोनों जो है ना इस वक्त इन्होंने जेंडर्स को जो अपनाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का साथ काम करना, क्योंकि सोच इंसान की यहाँ पर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो क्या करते हो फिर उसके लिए? इंस्पिरेशन सही है। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है बताइए? बस जो भी कोई अच्छी लड़की होती है, अच्छी ड्रेसेस पहने हुई होती है ना, तो मुझे इंस्पायर करती है। अच्छा, बस वो जो है वो ही इंस्पिरेशन होगी। तो निदा का फिर डिजाइन चुराने का इरादा है आपका? मैं ओवरऑल मैं एक लुक की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा शायद किसी का भी कपड़ा अच्छा लगता है। निदा अच्छा, इतना जबरदस्त इनकी ड्रेसिंग, इतना इनका स्टाइल है, तो इंस्पायर करती है मुझे ना कि मैं कोई ऐसी चीजें बनाऊं जो औरतों को अच्छा मजीद लगे। अच्छा, वैसे बीइंग डिजाइनर आपको इनके कपड़े कैसे लगते हैं? वेरी वेयरेबल, वेरी वेयरेबल, वेरी समरी, मतलब आप ऑफ द रैक ले सकते हैं जाके। इवन आई लाइक योर स्टफ, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग इज वेरी नाइस। थैंक यू अगेन इट्स वेरी समरी एंड इट्स वेरी स्टाइलिश। बात सारी रहती है कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होना चाहिए। अच्छा, कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है बात चीज़ें, वही सारी बात है। हाँ, हर कोई कैरी नहीं कर सकता उसको, और लोग आपको ना ज़रा अलग अंदाज से दे। अब आई नो कि आप डिज़ाइनर हो, आप अच्छा मतलब डिज़ाइन भी करते हो, तो आई कैन सी यू कि व्हाटएवर यू आर वेयरिंग यू कैन कैरी दिस, और आपका वो आता है कि हाँ ये कुछ डिफरेंट पहना हुआ है, अच्छा भी लगता है, लोग अब एक्सेप्ट भी करने लगते हैं। एक्सेप्ट भी करते हैं। मसला ये होता है कि जिसको पता हो ना कि हमारी ये फिगर है और हमें इसके साथ ये डिज़ाइन हम पहन सकते हैं आराम से, तो वो एक असर चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका फिगर कुछ